डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के आवास पर वो धरने पर बैठे हैं। कल दोपहर से किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं। पीड़ित मनीष देवी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर वो धरना दे रहे हैं। तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना यहां पर जारी है। वो राजेंद्र गुड़ा के आवास पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा वो धरने पर बैठे रहेंगे। कल दोपहर से किरोड़ीलाल मीणा यहां पर धरने पर बैठे हैं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। का धरना जो है राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा के निवास पर पूरी देर रात जारी रहा और अभी भी मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बंगले पर जो सांसद हैं किरोड़ीलाल मीणा वो लगातार अपने समर्थकों के साथ में धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस का भी खासा प्रेशर है। बंगले के अंदर आम लोगों की एंट्री बंद है। सुबह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा से मिलने वाले लोग, रात भर से मिलने वाले लोगों को यहाँ पर अब प्रवेश दिया जाना भी बंद कर दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आम लोगों की एंट्री तो बंद कर दी गई है, लेकिन क्या लोग आपसे फोन पर सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं और किस तरह से आप अपनी आवाज को सरकार तक? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे से मिलने वालों को तो मत आने दो, लेकिन ये सरपंच साहब हैं रामनिवास जाट जो दिवंगत हुए हैं वहाँ के, ये उनके भाई हैं, वो धर्मपत्नी है ही। अब गांव के लोगों को भी नहीं आने दे पुलिस, तो इतनी बर्बर राज है गहलोत साहब का। और मांग मात्र इतनी से कोई नई मांग नहीं है। जो पहले सरकार पैकेज देती आई है कि मृतक के परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, नौकरी दी जाए जो सरकार ने दी है। और सरकार ने लापरवाही करते हुए जो रामनिवास का हादसा हुआ उस मुकदमे में एफआईआर लगा दी। तो वो हम जानते हैं सीबीआई को तो नहीं देंगे, क्योंकि जब रीट को मना कर दिया सदन में कि हम सीबीआई जांच नहीं देंगे, तो इस गरीब विधवा की कौन सुनेगा। तो हमने ये तय किया कि भाई एसपी स्तर का उच्च स्तरीय उसमें एक टीम बना के जांच की जाए, सच्चाई इस परिवार को भी बताई जाए, राजस्थान की जनता को बताई जाए कि आखिर में झुंझुनू का आदमी कलकत्ता चल के वहां से रीट पेपर कैसे ला रहा था, जिसके आगे पीछे कोई पुलिस की एस्कॉर्ट भी नहीं थी। और कंटेनर बहुत बड़ा होता है, आप जानते हो कितने पेपर होंगे। और गार्ड भी दो लगाए तो प्राइवेट थे, वो भी कलकत्ता के थे, जो एबीसीडी समझते नहीं, भाषा नहीं जानते राजस्थान की। तो पुलिस सरकारी सिपाही क्यों नहीं लगाए। तो रीट का पेपर पूरे संदेह के घेरे में है। उसकी स्टोरी वास्तव में तो चालू होनी चाहिए जांच की, रामनिवास जाट के संदेहास्पद मौत से। अब परसों हम धरने पर बैठे थे ईडी दफ्तर के सामने, इसलिए बैठे थे मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया तो हम वहीं बैठ गए। रात को बड़े अधिकारी है, उन्होंने कहा कल आपकी मांग सरकार का मन बन गया है। मुख्य सचिव से कल मिला दिया। मुख्य सचिव ने बड़ी निराशाजनक बात की, तो हमने तय किया कि ये माननीय राजेंद्र जी गुड़ा के क्षेत्र की हैं, उनके वहाँ चले। तो इनके हम न्याय मांगने के लिए आए। मैं बड़ी कोई शब्द नहीं मेरे पास। मंत्री ने जिस मजबूती के साथ इस महिला को साथ दे रखा है, उतनी से मैंने भी कभी इतना मजबूती से साथ नहीं दिया। पुलिस जबरन उठाने का तय किया था मुख्यमंत्री जी के कहने पर मेरे को, और हो सकता है इसको भी बेचारे को जेल में डाल देते। मैंने तो जीवन भर जेल में रहा हूँ। है जब भी तो एक मंत्री स्तर के व्यक्ति से पुलिस कमिश्नर कह रहा है, और मंत्री जी ने जो कहा कि भाई मैं थानेदारी नहीं होने दूंगा, नहीं चलने दूंगा, ये अन्याय मेरे बंगले पे नहीं चल सकता, इसलिए बच गए हम तो, वरना हमारे साथ बर्बरता की जाती। तो ये मुख्यमंत्री अब बर्बर हो चुके हैं, ये संवेदनशील नहीं रहे हैं। एक महिला का बड़ी तर्कसंगत मांगे हैं, न्याय लेने के लिए आए हैं, और हम मंत्री जी के दरवाजे पर बैठे हैं। जी जी जी। और ये बात अकेले की नहीं है, पूरी पार्टी हाउस में लड़ाई लड़ रही है। पेपर लीक की सीबीआई की मांग कर रही है। जी। सड़कों पर भी लड़ी है
और सड़कों पर भी लड़ रही है। केवल अभी पार्टी का मामला भी नहीं रह गया है, सारे राजस्थान के युवा, बेरोजगार, छात्र, सारी युवा शक्ति और आमजन की ये मांग है कि रीट के पेपर की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो रीट के पेपर की जांच सीबीआई से हो और साथ साथ में जो पीड़िता है मनीष, उसको भी न्याय मिले, इस मांग को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल से यहां पर धरने पर बैठे हैं। ये मंत्री राजेंद्र गुड़ा का सरकारी आवास है जहां पर वो बैठे हुए हैं। राजेंद्र गुड़ा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर वो जयपुर पुलिस कमिश्नर से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस पर किसका दबाव है ये मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी नहीं साफ किया है, किरोड़ीलाल मीणा भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का दबाव है। लेकिन इस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा झंडा उठा करके यहाँ पर कल पूरी देर रात भर से ठिठुरती सर्दी के बीच में खुले आसमान में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। सरकार न्याय की मांग कर रही हूँ लगातार 3 दिन से, और सरकार की जैसे कांग्रेस लीडर वो प्रियंका जी गांधी हैं, वो भी एक महिला हैं, तो वो भी उनका भी मानना यही है कि एक महिला को न्याय मिले, अत्याचार नहीं होना चाहिए उनके साथ में और उनका सम्मान होना चाहिए। तो मैं भी एक महिला हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, विधवा हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे को सहारा चाहिए। और मैं सरकार के ऐसे नहीं है कि मैं सरकार से बन नहीं पड़ता कि मैं इतनी बड़ी मांग कर रही हूँ। मैं ये मांग कर रही हूँ कि मेरे पति की संदिग्ध मौत हुई है तो उसकी मेरे को जांच चाहिए और मेरे को एक नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए। अब मेरे को कोई कमाने वाला तो है नहीं और न मेरे पास कुछ खोने के लिए है। तो जब ये मांगे और लोगों की पूरी हो गई तो आपकी मांग पूरी करने में आपको क्या लगता है, क्यों दिक्कत आ रही है फिर? अब दिक्कत का तो पता नहीं, लेकिन वो किरोड़ीलाल जी और मेरे साथ सरपंच जी बैठे हैं तो मैं इनका सहारा लेके बैठी हूँ। ये मेरे को पूरा आश्वासन है मेरे से, इनसे मेरे को न्याय दिला के ही रहेंगे। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने रीट परीक्षा की धांधली पर गांधीवादी तरीके से पत्र लिखते हुए अशोक गहलोत सरकार से मांग की कि पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की धांधली रीट परीक्षा के दौरान हुई है इसका असर आने वाली युवा पीढ़ी पर पड़ेगा, इसलिए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में उठे हिजाब मामले को लेकर कहा कि विपक्षी ताकतें बच्चों को भड़काने का काम कर रही हैं। बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़। सर, क्या जरूरत पड़ी इस अनोखे तरीके से अपनी बात को कांग्रेस सरकार तक पहुंचाने की? देखिए, जब राजस्थान के नौजवान सड़कों पर आए और उन्होंने अपील करी, मुख्यमंत्री साहब के ऑफिस तक, घर तक जाने की कोशिश करी, उनसे आग्रह करने के लिए कि इस तरह का खिलवाड़, इस तरह की धांधली नहीं हो सकती, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनकी हड्डी पसलियां तोड़ी गई। प्रोटोकॉल का समय है, मुख्यमंत्री जी अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, तो मैंने ये गांधीवादी तरीके से अपील करी है और मुझे यकीन है आपके माध्यम से मेरी अपील राजस्थान के लाखों नौजवानों को जाएगी, उनके घरों तक जाएगी और वो भी एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लेकर वो डालेंगे, अपने सोशल मीडिया पे भी डालेंगे और उसको मुख्यमंत्री के नाम पे डालेंगे कि हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। सर, विधानसभा के सत्र में विधायक भी लगातार जो बीजेपी के हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वेल में जब वो पहुंचे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये बार बार उंगली उठाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर डिक्टेटरशिप का नाम ले लेकर। ये डिक्टेटरशिप का तरीका नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, इनका इतिहास रहा है इमरजेंसी लगाने का, इनका इतिहास रहा है सभी जो इंस्टीट्यूशन से उनको दबाने का, इनका इतिहास रहा है लोगों को की जो मांग है उसको दबाने का, और ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है राजस्थान की सरकार के काम करने के तरीके से। सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को डरने की क्या जरूरत है? तो सर, जिस तरीके से राजीव गांधी स्टडी सर्कल का नाम भी आ रहा है और कहीं ना कहीं सीएम से इसके कनेक्शन जोड़ के देखे जा रहे हैं, तो क्या इसीलिए सीबीआई जांच से बचना चाहते हैं? देखिए, इसमें मेरा कहना सही नहीं होगा क्योंकि मैंने जांच नहीं करी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जांच हो एक ऐसी एजेंसी से जो जांच करने में एक्सपर्ट है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अगर अपना नाम, अपनी छवि साफ करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी से जांच कराइए। खुद ही राजस्थान के अंदर धांधली हो और वहीं पर ही उसकी एक इस तरह किसी जांच हो जिसमें लोगों की आंखों में धूल झोंका जाए, ये मंजूर नहीं है। बस आखिरी सवाल है सर कि हिजाब को लेकर अब राजस्थान में भी जो लड़कियां हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसे राष्ट्रवादी मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे
अब कौन इनको भड़का रहा है ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है, और ये इनका एक पूरा टूल किट है किस तरह से अलग अलग लेवल बढ़ाया जाए, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, कब विदेश से आर्टिकल्स लिखने लोग, विदेशी लोग अब हमारे ऊपर कमेंट करने लग जाएंगे और भड़काने वाले ये सारे लोग हैं। मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को इन चक्रों में मत पड़िए, अपना भविष्य का ध्यान रखिए। हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, इसमें हर धर्म है हमारे देश के अंदर। तो इस तरह की बातें, इस तरह की ये पूरा पॉलिटिकल है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर, जिनका कहना है कि उन्होंने गांधीवादी तरीके से रीट के खिलाफ अब आवाज उठाई है और ये कांग्रेस सरकार को सुननी होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड अमराराम जोधपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में अमराराम ने कहा कि इस मामले में दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में हुई सभी परीक्षाओं के नकल मामले की जांच करवाने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड अमराराम इस समय जोधपुर में हैं और रीट परीक्षा को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है। जानते हैं उनसे आखिर क्या पूरा मामला है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस पूरे मामले पर क्या रुख रखती है। जी, पिछले 10 साल से राजस्थान के नौजवानों को जिस तरह से नौकरियां बेच करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस राजस्थान के युवाओं को ठगने का काम किया है, और पहले हरियाणा में होता था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनका बेटा 10 साल की सज़ा काट के आए हैं। निश्चित रूप से जो रिट में पेपर आउट हुआ है वो सरकार की नाक के नीचे हुआ है, इसलिए सरकार में बैठे हुए लोग और बड़े अफसरों की बिगर पेपर लीक नहीं होता, और लीक में पूरे के पूरे गिरोह हैं जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, चाहे रिट के लिए चलाते हैं या दूसरी परीक्षाओं के लिए चलाते हैं, उनसे क्योंकि जब 5-5 करोड़ में पेपर लीक करके बेचते हैं तो बाज़ार में नहीं बिकता कोई 5 लाख 4 लाख में, वो ऑलरेडी जो कोचिंग सेंटर हैं, और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि वो केवल लोगों को भ्रमित करने की न भारतीय जनता पार्टी ने किया और न 3 साल में कांग्रेस ने किया, क्योंकि सब के सब मिले हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो राजनीतिक नेतृत्व है पिछले 10 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। और चाकसू के निजी कॉलेज में बुरखे वाला विवाद अब समाप्त हो गया। विवाद को लेकर देर रात प्रशासन के मध्यस्थता में कॉलेज प्रबंधन और समुदाय विशेष के प्रबुद्ध जनों के बीच समझौता हुआ। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में किसी प्रकार का कोई विवाद और मनमुटाव नहीं होने की बात कही गई। साथ ही छात्राओं को कॉलेज में गाइडलाइन के मुताबिक यूनिफॉर्म पहनकर आने की बात पर भी सहमति बनी और गंगा जमुनी तहजीब की बात भी कही गई। इस वार्ता में प्रशासन और पुलिस के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। शाम को ही एसडीएम साहब चाकसू, एसीपी साहब चाकसू, तहसीलदार साहब, सीबीओ, कॉलेज के प्रतिनिधि व मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध जन है, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको बुला करके आपसी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें किसी भी तरह से आगे भविष्य में इस मामले को तूल नहीं देने पर आम सहमति हुई। और जो चाकसू का आपसी सौहार्द है वो उसकी मिसाल है, उसी मिसाल को कायम रखने पर आपसी चर्चा के बाद में सहमति हुई। और कोई भी पक्ष इसमें आगे किसी तरह का वाद विवाद नहीं करेगा। कोटा में किसानों के धरने में अब महिलाओं की भी एंट्री हो गई। धरना स्थल पर पहुंचकर कई महिलाओं ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। भारतीय किसान संघ जिला कोटा की ओर से भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने और नहरी तंत्र को तहस नहस करने के विरोध में जालिमपुरा सुल्तानपुर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। और अब इस धरने को महिलाएं भी समर्थन दे रही है। महिला एसडीएम के समझाने के बाद भी ये महिलाएं नहीं मानी। आपको बता दें कि किसान मुआवजे की मांग को लेकर 5वें दिन भी सर्द रात में डटे रहे। किसानों से मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण 5वें दिन भी हाईवे निर्माण का काम चालू नहीं हो सका। किसान पूरा मुआवजा 2 साल पहले की दर पर देने की बात पर अड़े। किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक मांगों पर लिखित में आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान संघ के बैनर तले हम आज यहाँ 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हमारी इन मांगों को, जो भारतीय किसान संघ की जो मांगे हैं,
दिल्ली हाईवे, दिल्ली बम्बई हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर अगर वो नहीं मानी गई तो मातृशक्ति भी यहाँ पर अपने भारतीय किसान संघ बंधुओं के साथ धरना प्रदर्शन में भाग लेगी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं के संवाद के साथ वाटर वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री की योजनाओं से बेहतर प्रबंधन हुआ है, जिसका फायदा आमजन को मिला। बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका महकमा खाद्य प्रसंस्करण फूड इंटरनेशनल ब्रांडिंग पर जोर दे रहा है और इंटरनेशनल ब्रांडिंग से जुड़े भारतीय फूड पर केंद्र सरकार 50% मदद करने वाली है। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल ने कहा कि 5 नदियों को जोड़ने की कोशिशें की जा रही है, जिससे जल शक्ति मिशन को मजबूती मिल सके। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है, जिन्होंने इस आपदा के बीच में अवसरों को देखा और उन अवसरों का लाभ लेते हुए देश के भीतर जिस प्रकार से कनेक्टिविटी की ताकत को खड़ा किया, मैं इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। और उसमें अगर देखता हूं तो उनका दूरदर्शी सोच ही था, यदि जनधन के खाते कोरोना के पहले ना खुले होते तो गरीब आदमी के खातों में पैसा नहीं जा सकता था। ये कनेक्टिविटी का पहला उदाहरण। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट करने और जनवरी 2022 तक 18 साल की आयु पूरी कर चुके लोगों को फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल करने की कवायद पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने के बाड़मेर मामले में बाड़मेर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। 1,04,000 नए मतदाता जोड़ने के साथ ही बाड़मेर प्रदेश में अलवर के बाद दूसरे पायदान पर आ गया है। देखिए, जो SSR इस बार चला उसमें हमने काफ़ी प्लानिंग से काम किया और सभी EROs ने, सभी BLOs ने, पूरी टीम ने लगातार मेहनत की। इसमें हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया और जो निर्वाचन विभाग की तरफ से हमें टारगेट मिला था, लगभग 1 लाख का टारगेट था, उसको एक्सीड करते हुए हमने 1,04,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़े जो 18 से अबव जिनकी एज हुई है। और इसमें हमने एक्सटेंसिव कैंपेन किया, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह का टारगेट पॉपुलेशन हो सकती है, वहाँ पे हमारे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से और अन्य माध्यम से हमने लगातार इसमें एक सस्टेन्ड कैंपेन चलाया। पोखरण में कल से अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2022 का उम्मीदों की नई उड़ान की थीम पर आगाज होगा। मरु महोत्सव का आगाज बालागढ़ दुर्ग के पास सालम सागर पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके विधिवत किया जाएगा। इसके लिए आज मरु महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन ने मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए पूरी कमर कस ली है। मरु महोत्सव के आगाज से पहले आज शोभा यात्रा का मॉक ड्रिल किया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव में करीब प्रतियोगिताओं के साथ म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के नामी कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। मरु महोत्सव की तैयारियों का पोखरण संवाददाता सांवलदाल रत्नू ने जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2022 का परमाणु नगरी पोखरण से कल होगा आगाज। बालागढ़ के पास सालमसर तालाब के शिव मंदिर में विधिवत पूजा के बाद शोभा यात्रा के साथ होगा आगाज। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के अधिक प्रयासों से हो रहा है परमाणु नगरी में मरु महोत्सव का आगाज। हम इस वक्त खड़े हैं मरु महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर। आपको कैमरामैन से आग्रह करूंगा, नज़ारा दिखाएंगे। संपूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन लगातार मैराथन बैठकों के बाद मरु महोत्सव को सफल बनाने के साथ उम्मीदों की नई उड़ान की थीम के साथ कल आगाज करने जा रहा है। लगातार मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कल पीले चावल भी बांटे हैं। परमाणु नगरी पोखरण को पर्यटन की नगरी के रूप में विकसित करने के लिए संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। पर्यटन मानचित्र पर पोखरण को स्थापित करने के उद्देश्य से 13 फरवरी रविवार को मरु महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मरु महोत्सव कार्यक्रम में म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की नामी कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। शहर में विशेष उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन तमाम प्रकार के अपील कर रहा है कि मरु महोत्सव में अधिकाधिक संख्या में आए और कोरोना की गाइडलाइन की पालना के तहत भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल पूरा रखा गया है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। संपूर्ण प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
पोखरण के सीईओ मोटाराम चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पोखरण एसएचओ गिरधर सिंह राठौड़ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हो। आज शाम तक जो कार्यक्रम होगा उसकी मॉक ड्रिल की जाएगी और संपूर्ण प्रकार के कार्यक्रम स्थल पर जो व्यवस्थाएं की हैं उसका जायजा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी लेंगे। इसको लेकर पूर्ण तैयारियां दी जा रही, अंतिम रूप दिया जा रहा है। पोखरण में मरु महोत्सव होना एक बड़ा उत्साह का माहौल है, क्योंकि पोखरण एक शक्ति स्थल के नाम से पहचान रखता है। उसके बाद जो पर्यटन नगरी, पर्यटन व्यवसाय को लेकर भी उभर के सामने आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पोखरण के शहरवासी, हमारे साथ मौजूद है। क्या व्यवस्थाएं हैं पोखरण में मरु महोत्सव को लेकर? मरु महोत्सव को लेकर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग के द्वारा काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा है और तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। महोत्सव को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल आयोजित होने वाले इस महोत्सव को लेकर जहां पर एक और पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन जागरूक है, वहीं लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहरवासी यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और इसको निहार रहे हैं। ऐसे महोत्सव से न केवल अपनी संस्कृति बल्कि सभ्यता और पर्यटन स्थलों को भी जीवित रखने का एक उदाहरण पेश किया जाता है पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से। ये हमारे साथ शहरवासी थे। देखिए कितना उत्साह का माहौल है, लोगों में विशेष खासा उत्साह के साथ लोग कल यहाँ पहुँचेंगे और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि पोखरण में मरु महोत्सव संपूर्ण तरीके से सफल हो। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। मरु महोत्सव को लेकर पोखरण में प्रशासन तेजी से काम में जुटा हुआ। 13 फरवरी को रात्रि में होने वाली म्यूजिकल नाइट में सुरों के तराने सजेंगे, जिसमें सिंगर अफसाना खान और परविश वर्मा अपनी आवाज से लोगों का मनोरंजन करेंगे। अफसाना खान ने मरु महोत्सव में आने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जो जमकर वायरल हो रहा है। अफसाना खान ने वायरल वीडियो में यंग जनरेशन से अपील करते हुए कहा कि परमाणु नगरी पोखरण में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव में मैं आ रही हूं, अपनी आवाज से मैं सुरों के रंग बिखेरूंगी, सब मिलकर धमाल मचाएंगे। हाय गाइस, दिस इज मी अफसाना खान। तो मैं आ रही हूँ आपको खूब नचाने के लिए और आग लगाने के लिए। पोखरण में डेजर्ट जो है एक फेस्टिवल हो रहा है पोखरण में, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 7 बजे के बाद आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मिलके लगाएंगे रौनक के, फुल करेंगे एंजॉय एंड मचाएंगे धमाल विद अफसाना खान। थैंक यू सो मच। अगर आप उदयपुर में रहते हैं और आपके मोबाइल पर कोरोना वैक्सीन की जागरूकता वाला एक संदेश आ सकता है। यह संदेश कलेक्टर ताराचंद मीणा का होगा, जो उन्होंने वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रिकॉर्ड किया है। महानायक अमिताभ बच्चन के संदेश से प्रेरणा लेते हुए कलेक्टर मीणा 1,64,000 लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना कवच के लिए कलेक्टर की पहल। मैं उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बोल रहा हूं। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और टीकाकरण महत्वपूर्ण उपाय है। क्या आपने कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा ली है? यदि नहीं तो स्वयं, परिवार और समाज के हित में तत्काल कोरोना का टीका लगवाएं। टीका लगवाकर कोरोना से खुद भी बचें, औरों को भी बचावें। आशा करता हूं कि आप टीका लगवाकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। कोरोना की जंग में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। जागरूकता संदेश के लिए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, तो उदयपुर के कलेक्टर ने पुराना लेकिन कारगर संदेश वाला फॉर्मूला अपनाया। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अपनी आवाज में संदेश रिकॉर्ड किया है और उसे जिले के हर नागरिकों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। और वैक्सीनेशन ही ऐसा एक उपाय है जिससे कोरोना से बचाव संभव है। इसलिए हम लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से जिला प्रशासन का मुखिया होने के नाते मैंने लोगों से निवेदन किया है कि वो चूँकि फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, इसलिए सेकंड डोज लगवाएं, जिससे वो स्वयं सुरक्षित रह सके। उदयपुर में 1,64,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है। कलेक्टर मीणा ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की गई 27 सेकंड की ऑडियो क्लिप को इन सभी 1,64,000 लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मैंने लोगों से अपील की है कि वे सेकंड डोज लगाएं, जिससे वो स्वयं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें और समाज की सुरक्षा कर सकें। और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें मैंने उन सबसे संदेश भेजकर और सहयोग की अपील की है, जिससे जो सेकंड डोज का जो लक्ष्य है हमारे ज़िले में, उसको भी प्रथम डोज की भांति 100% पूर्ण कर सकें। उदयपुर ने पहली डोज में 104% लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन दूसरी डोज में अभी तक 75% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। हमारे तमाम प्रयास। और अब दूसरे महानगरों की तर्ज पर जयपुर में भी स्मार्ट सफाई की मशीन सफाई करेगी। मंत्री शांति धारीवाल ने सौगात की। ये वो तस्वीर, इस तरह की मशीनें
बड़े महानगरों में सफाई करती है और अब जयपुर में भी ये मशीन पहुंच चुकी है। जैसे लेके सुबह 5 बजे तक चलेगी, सड़कें साफ करेगी। जिस प्रकार से मुझे बताया गया है कि ये 70 किलोमीटर एक रात में जो है 70 किलोमीटर का कवरेज करेगी। तो किस प्रकार से सफाई करती है इसको देखना पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो निश्चित तौर पर हम बड़े नगर निगमों में और नगर परिषदों में भी इस प्रकार की जो है मशीनें दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे मान के चलिए हेरिटेज में काम आएगी। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।